चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम बात कर रहे थे एक्साइटेशन ऑफ एटम की। तो मैंने आपको बताया था कि एटम को एक्साइट करने के दो तरीके थे। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सिंपली कोलिजन्स, एटॉमिक कोलिजन, जिनके बारे में हमने अभी अभी डिटेल में बात की है। अब एटम को हमने एक्साइट तो कर लिया, अब हम एटम को डी एक्साइट करने की बात कर रहे हैं, डी एक्साइटेशन ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। और हेयर वी विल टॉक अबाउट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन डी एक्साइटेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन फोटोन से एसोसिएटेड वेवलेंथ की विच आर एमिटेड ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सम एटम। तो बोहर के अकॉर्डिंग हम जानते ही हैं, वेन एवर सम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू अ लोअर स्टेट then a photon with energy equal to the energy difference of the two orbits get emitted, है ना। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करके आएगा तो एनर्जी रेडिएट होगी इन फॉर्म ऑफ सम फोटोन। मान लीजिए एक शेल है, ये इसको हम बोल देते हैं शेल नंबर N2 और एक शेल हमने बोल दी शेल नंबर N1। शेल नंबर N2 हायर स्टेट है, इससे जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो एनर्जी लोअर करने की वजह से यहाँ पर ये फोटोन रिलीज़ करेगा और इस फोटोन की क्या वेवलेंथ होगी उसी बारे में हमें जानकारी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़। हम जानते हैं कि जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा डेल्टा ई बोल देते हैं, है ना। N2 और एनर्जी N1 जो शेल्स हैं उनके एनर्जी डिफरेंस को हम यदि डेल्टा ई बोल दें तो हम जानते हैं निकलने वाले फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी एच न्यू वो डेल्टा ई के बराबर होगी। अब इस न्यू को हम लिख देते हैं एच सी बाय लैम्डा, इस तरीके से डेल्टा ई के बराबर। तो 1 बाय लैम्डा कैन बी रिटन एज डेल्टा ई बाय एच सी, और जो डेल्टा ई है उसे अपन लिख देते हैं माइनस का 13.6 अपॉन एच सी, यहाँ लिखेंगे हम 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। ठीक है, ये वाली एनर्जी स्टेट कौन सी है? N1 वाली हमने देखा है फिगर में, लोअर वाली है। और ये कौन सी एनर्जी स्टेट है? ये हायर एनर्जी स्टेट है। ये जो क्वांटिटी है 13.6 बाय HC वाली, और यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर और लगा देते हैं, यदि हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है तो उसका जेड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन HC वाली, इस क्वांटिटी को मैं नाम दे देता हूँ R, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट, है ना। रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इसे हम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.097 इंटू 10⁻⁷ या फिर 10,967,800 मीटर इनवर्स, है ना। दोनों में से कोई सा भी डेटा आप याद रख सकते हैं। तो 1 बाय लैम्डा को कई बार वेव नंबर भी बोल दिया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। So it comes out to be equal to minus RZ square 1 by N1 square minus 1 by N2 square। तो यदि आपको दोनों शेल्स के नंबर पता हैं, R की वैल्यू पता है, Z पता है, तो आप 1 बाय लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल सिंपली पता कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर देख लीजिए आप, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट मैं बता देता हूँ आपको। ये जो रिज़ल्ट है ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। R की वैल्यू पुट करेंगे N1 N2 एंड ऑल दैट। तो इसके लिए हमने क्या किया, लैम्डा यदि हमको पता करना हो तो बिल्कुल हमने डायरेक्टली एक R की और बाकी N1 N2 और इन सब चीज़ों की वैल्यू पुट करके हम यदि देखें एक रिज़ल्ट बनाने की कोशिश करें तो आपको ये रिज़ल्ट याद रखना है 12431 अपॉन, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डेल्टा ई, है ना, डेल्टा ई। और ये डेल्टा ई जो एनर्जी डिफरेंस लिख रहा हूँ मैं, ये कौन सी यूनिट में लिखना है? मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। यदि मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखता हूँ तो मेरे पास सीधे सीधे वेवलेंथ आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में फोटोन की, जो कि इस डेल्टा ई एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जनरेट होने वाला है ना। ये रिज़ल्ट कहाँ से लाए हैं अपन? बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए आप। जैसा मैंने यहाँ पे कहा था, मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए। लैम्डा की वैल्यू यदि मुझे चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू मैं यहीं से लेकर के आया हूँ, तो HC बाई डेल्टा ई, है ना, HC बाई डेल्टा ई। तो मैंने HC की वैल्यू यहाँ पर रख दी, एक तरीके से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, है ना। HC की वैल्यू मैंने पुट कर दी, डेल्टा ई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सॉल्व करूँगा तो एंगस्ट्रॉम के अंदर मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा याद रखना है, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 12431 अपॉन डेल्टा ई इज़ दी एनर्जी एंड दैट हैज़ टू बी केप्ट इन एंगस्ट्रॉम ओनली, है ना। प्रूव आप करना चाहें तो इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है।
अब देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें मैं कह रहा हूँ। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है किसी N2 शेल से किसी N1 शेल के अंदर, ठीक है। अब बीच में बहुत सारी शेल्स होंगी इस तरीके से मान लीजिए। अब ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है N2 शेल में, इसके पास N1 में आने के कई रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि सीधा आ जाए ये। दूसरा क्या रास्ता हो सकता है? दूसरा रास्ता हो सकता है ये इस शेल में आए और इससे नीचे आ जाए। और क्या रास्ता हो सकता है? और एक रास्ता ऐसा भी हो सकता है कि ये इस शेल में आ जाए और इससे फिर सीधा नीचे आ जाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मल्टीपल रास्ते होंगे और हर जंप के कॉरस्पॉन्डिंग एक फ़ोटॉन निकलेगा जिसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो कोई मुझसे पूछे कि जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 वाली शेल में जंप होता है तो टोटल कितनी अलग अलग वेवलेंथ वाले फ़ोटॉन निकलते हैं, तो मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, या ऐसे कह दीजिए आप इसको, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन के बजाय टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना, अलग अलग वेवलेंथ की कितनी लाइन निकलेंगी। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल, है ना, जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आ रहा है तो कितनी अलग अलग प्रकार की लाइनें, अलग अलग वेवलेंथ की लाइन आपको मिलने वाली हैं। उसके लिए आप रिज़ल्ट याद रखिए, डेल्टा n +1/2। डेल्टा n क्या है? दोनों शेल्स का नंबर का डिफरेंस, N2 -N1 +1 करना है और ये /2 कर देना है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी nth शेल से फर्स्ट नंबर की शेल में आता है तो भी बीच में बहुत सारी शेल अवेलेबल होंगी और कई सारे रास्ते होंगे इलेक्ट्रॉन के पास अवेलेबल। तो यदि nth शेल टू फर्स्ट शेल में मूव कर रहा है तो नंबर ऑफ, ऊपर वाले रिजल्ट का एक थोड़ा स्पेसिफिक केस देख रहा हूँ मैं, ये है ना, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी, जैसे मैंने कहा आपसे, डेल्टा n +1/2, तो डेल्टा n हो गया ये, और डेल्टा n +1/2 यानी कि n -1/2, और इसको आप इस रूप में भी याद रख सकते हो NC2 के रूप में, ठीक है। NC2 के रूप में भी आप इस रिज़ल्ट को याद रख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जब भी पूछें आपसे तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी डेल्टा n +1/2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें जो बात करनी है, इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में, है ना। स्पेक्ट्रम के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़ जो होती हैं हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। आई होप मेरी बात यहाँ तक क्लियर है आपको। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोगों ने किस तरीके से हमें कैलकुलेट करनी है, आपको ध्यान रखनी है बात मेरी, ठीक है। इसके मैथमेटिक्स में हम नहीं जा रहे हैं, भी ज़रूरत नहीं है हमें। बाकी आई होप आप लोगों को PNC आता है तो आप देख सकते हैं कि N2 शेल से N1 शेल तक आने में टोटल नंबर ऑफ़ कितनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़, कितनी अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती हैं। PNC से आप इसको आराम से डिराइव कर सकते हैं। इसको आप होमवर्क भी मान सकते हैं अपना, PNC के रूप में आपको डिराइव करने की ट्राई करना है, ठीक है।